हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण करेंगे। मेरा अनुमान है कि यदि वर्ण का टॉपिक हमारे एग्जाम में आएगा तो इसमें से एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा, तो इसे प्लीज ध्यान से कर लेना। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के दो भेद होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इनसे उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी। हिंदी में वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 अर्थात 52। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजनों की कितनी है? 33। और अयोग वहाँ 2। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? कितनी वर्ण लिपियां हैं? 52। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। और यदि ऑप्शन में ध्वनि है तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो हमारा आंसर होगा डी। अब हम स्वर वर्ण की परिभाषा और उसके भेद देख लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये कई जगह हमारा ऑप्शन 3 होता है और कई जगह 2। इसके भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार हर्षव, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये क्या है? स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? स्वर। हिंदी भाषा में हर्षव स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी है? ये संख्या 4। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहलाते हैं? गुरु अर्थात दीर्घ। क्योंकि ये क्या है, हम यदि छंद करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हर्षव को लघु, इसकी मात्रा क्या है? ये। और दीर्घ को क्या कहा जाता है? गुरु। और इसकी मात्रा क्या है? ऐसे। स्वर ध्वनि के प्रकार है। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? दीर्घ, प्लुत और हर्षव। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। तो हमारा आंसर हो गया डी। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? ये वर्ण का। ये इधर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन सा? इसमें आ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर इसमें से ऊ नहीं है, क्योंकि ये ऊ प्लस ऊ बराबर हो गया ऊ। तो ये एक ही परिवार के, इसलिए ये संयुक्त नहीं है। जैसे ए है, ए कैसे बना? ए प्लस में ई, तो क्या हो गया? ये अलग परिवार से हो गया, तो ये संयुक्त है। आई भी संयुक्त है और ओ भी संयुक्त स्वर है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से अधिक समय किसमें लगता है? प्लुत में। इसकी मात्रा क्या है? ये ऐसे। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर इसमें कौन सा है? ये ओम, जिसमें ये 3 बना हुआ है। संधि सहयोग के आधार पर स्वर है। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? किसे माना गया है? ये आ दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वर है, उ भी दीर्घ मूल स्वर है, और ई भी, ये 3 क्या है? दीर्घ मूल स्वर। तो आई क्या है? ये संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये किसके योग से बनता है? ए प्लस में ई। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ए, आई, ओ, औ। तो हमारा आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है इसमें? ओ। हाँ बोल। मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आकार भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं है? तो हम देख लेते हैं जीव के आधार पर कौन कौन से हैं। अर्घ स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये 3 क्या है? जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, लेकिन विवृत जीवा के आधार पर है। तो हमारा आंसर हो गया डी। मुख द्वार के आधार पर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवरित और संवरित। अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर कौन सा है? आई। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। विपरीत कौन से हैं? आ। इसमें मुंह कैसे खुलेगा? पूरा आ। अर्धविपरीत है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे ए, आई और आ और औ। अर्ध संवरित है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए और ओ। संवरित जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, आई, ओ और औ। तो हमारा आंसर हो गया इसमें आई। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। कौन वर्ण होष्ट नहीं है? होष्ट कौन सा नहीं है? इसमें देख लेते हैं हम। आ होष्ट नहीं है। ये क्या है? कंठ ध्वनि, क्योंकि ए और आ क्या है? कंठ ध्वनियां। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा? कंठ वर्ण में कौन सा है? ए और आ। ई, आई, ई, जय, छ, जय, जय, ये क्या है? तालव्य वर्ण। क्या है ये? तालव्य वर्ण, तालव्य स्वर। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये आपने अभी पीछे भी देखा था। तो ये जीवा के आधार पर 3, अर्घ स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। निम्न में से होष्ट वर्ण कौन सा है? होष्ट वर्ण कौन से होते हैं? उ और उ, उ, उ और उ, ये क्या है? होष्ट वर्ण। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा हमारा? ये ए प्लस में ई। कंठ हो गया ए और ई क्या हो गया? होष्ट तालव्य। तो हमारा आंसर हो गया इसमें, तो ये हो गया ए और आई। तो हमारा आंसर हो गया सी।
किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु को किसका उच्चारण स्थान है? आई, ए और आई का। आई के उच्चारण स्थान में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है, तो हमारा आंसर होगा इसमें सी, कंठ और तालु। स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा है ये? कंठ है और तालव्य। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ये ए प्लस उ, तो क्या हो गया ये? ओ। तो कौन से हो गए? ए का कंठ और उ का होस्ट है, तो ये क्या हो गया? कंठ होस्ट है, तो हमारा आंसर हो गया डी। अनुनासिकता के आधार पर स्वर है। अनुनासिकता के आधार पर स्वर इसमें कौन सा है? देखिए बोल के देखना पड़ेगा हमें। संभावित है, संभावित में इसमें अनुनासिक की आवाज नहीं आ रही। संभावना, संभव, संभालना, इसमें मैं की साउंड आ रही है, तो हमारा आंसर हो गया डी। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर देखिए ये मिलते जुलते दिए गए हैं। निरानुनासिक, निरानुनासिक कौन से होते हैं? जैसे कंठ है, तालव्य, कवरक, टवरक, चवरक वाली लाइन होती है, इनमें जो लास्ट वाला वर्ण होता है वो क्या होते हैं? निरानुनासिक। तो ये जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वो कौन से होते हैं? अनुनासिक। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निर्नुनासिक। होठों की आकृति के आधार पर स्वर हैं। होठों की आकृति के आधार पर स्वर कौन सा है? ई, ई। ये देख लेते हैं हम। होठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो भागों में बांटा जाता है, अवृतमुखी और वृतमुखी। अवृतमुखी में कौन से होते हैं? ये ए, आ, ई, उ, ई, ए, आ, ई और ए, आई। ये कौन से हैं? अवृतमुखी। वृतमुखी में उ, ओ, औ और आ, ये कौन सा आ है? जो आगत स्वर है। ये हम कैसे याद रखेंगे? जैसे ए, आ, ई और इनको ही मिलाकर क्या बन गया? ए प्लस में ई, ए। तो ये कौन से हो गए? अवृतमुखी। और वृतमुखी को कैसे याद रखेंगे? ये उ और ओ औ। जैसे ए प्लस में उ, ओ। तो ये कौन से हो गए? वृतमुखी। स्वरों से संबंधित अन्य प्रश्न देख लेते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? ये किस प्रकार का है? पश्च संवरित। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ और उ पश्च संवरित स्वर है। निम्न में से कौन सा स्वर शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? हर शब्द दीर्घ प्लुत और संयुक्त, ये क्या है? स्वरों का वर्गीकरण, लेकिन द्वित्व इसका वर्गीकरण नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया डी। हिंदी वर्णमाला की रीध्वनियां हैं। रीध्वनियां कौन सी हैं? स्वर। व्यंजन, परिभाषा, वेद और संख्या व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 8। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचम अक्षरों की संख्या कितनी है? पंचम अक्षरों की संख्या कितनी है? ये 5, क्योंकि हर एक लाइन में कितने वर्ण हैं? 5। पंचम अक्षर छा गया तो ये उसमें कवरक, चवरक, टवरक, तो ये कितनी होती है? 5। जो लास्ट वाला वर्ण है वो क्या है? पंचम अक्षर। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर 2। कौन कौन से? सघोष और अघोष। सघोष और अघोष को कैसे याद रखेंगे? जैसे घोष, घोष को ऐसे काटेंगे 1, 2, तो ये 2 कट गए तो कितना बच गए? 3, 4, 5। तो ये कौन से हो गए? सघोष और अघोष 1, 2। तो इसे 12 345 से भी याद रख सकते हैं। कैसे? 12 सघोष और 345 अघोष। और सभी स्वर किस में आएंगे? सघोष में। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स और है, ये कौन से हैं? ऊष्म। लेकिन ग क्या है? ये स्पर्श व्यंजन। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ ध्वनियां कौन सी है? कवरग, क, ख, ग, घ, और ए, आ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा? इसका कौन सा उच्चारण स्थान? ये कवरग वाली लाइन का कौन सा है? कंठ है, तो हमारा आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनियां कौन सी है? क, ख, ग, घ वाली क्या है? कंठ ध्वनियां। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनियां कौन सी है? क, ख, ग, घ, तो हमारा आंसर हो गया ए। हिंदी की स ध्वनि है। स ध्वनि कौन सी है? तालव्य। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? च, छ, झ, झ, य। इसे कैसे याद रखेंगे? जैसे पहले कौन सा आता है? ये वाला स, और फिर ये वाला स, और फिर ये वाला स। तो तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दंत्य। तो हम इसे 2, 4, 2 से याद रख सकते हैं। ये स, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार इनको आगे पीछे लगाना, तो हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। च और छ उच्चारण, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। तो हमारा आंसर हो गया ए। यह का उच्चारण स्थान है। यह का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। यह वैरल है, ये अंतस्थ कौन से हैं? तालु। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि कौन सी थी? ये स। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य ध्वनियां कौन सी है? ज, छ, झ, य, ज, छ, झ और य और स, ये कौन सी है? तालव्य। च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनियां किस में आती हैं? तालव्य। च, छ, झ, य का उच्चारण स्थान कौन सा? ये तालु। लेकिन यह का क्या है? निरानुनासिक भी होता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? उच्चारण स्थान का तालव्य किसका है? ये च, छ, झ, तो हमारा आंसर हो गया बी।
निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? किसका होता है ये? च छ छ। तो हमारा आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालव्य है? तालव्य कौन सी है? च छ ज। तो हमारा आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो हम देख लेते हैं त थ द और ल ये क्या है? दंत्य ध्वनि। त थ द और ल कौन सी है? दंत्य, लेकिन यह दंत्य नहीं है, बल्कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा था? तालव्य। यह क्या था? तालव्य। तो हमारा आंसर हो गया डी। ये काफी कंफ्यूज कर सकता है कि ल और यह कौन सा है। यह याद रख लेना कि यह कौन सा तालव्य और ल कौन सा है? दंत्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य कौन सा नहीं है? त थ द। ये कौन सा दंत्य, लेकिन टैमूर्धन्य है। तो हमारा आंसर हो गया डी, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। टवरक उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टवरक किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन्य। इसे कैसे याद रखेंगे? टवरग, ट भी ऐसे बनता है और ये मूर्धन्य में जो मात्रा आई है ये भी ऐसे है। तो ये कौन सा होगा? टवरग। और री भी क्या है? टवरग। ये इसमें ऐसे ट की तरह आ रहा है, तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य। ये बताया था ना कि ऐसे ऐसे और ऐसे याद रख सकते हैं। ड वर्ण का उच्चारण स्थान है। ड का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और ये अब जैसे ट ठ ढ ढ, तो ये किस नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। तो हमारा आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। दंत्य ध्वनि कौन सी है? त थ द द। तो दंत्य ध्वनि है। त दंत्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? इसमें दंत्य ध्वनि कौन सी है? ल, क्योंकि ये क कंठ्य हो गया और च तालव्य और प फ क्या हो गया? होष्ट। इनमें से दंत्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? दंत्य ध्वनियाँ कौन सी है इसमें से? त थ द द। ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। देखिए ये ल और स पूछा गया है, तो ये वाला स कौन सा हो गया? दंत्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य वर्ण है? दंत्य वर्ण कौन सा है? द। निम्नलिखित में से एक दंत्य ध्वनि है। दंत्य ध्वनियाँ कौन सी है? त थ द। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि दांतों पर जीभ लगने से जिनका उच्चारण स्थान होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत्य ध्वनियाँ। तो हमारा आंसर हो गया बी। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ये हमें शुद्ध देखना है। स क्या है? इसमें दंत्य ध्वनि। तो हमारा आंसर हो गया बी। अब एक बार ये देख लेते हैं, स का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पे मूर्धा दिया है, तो ये तालव्य। च का तालव्य और स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। तो ये हमारा आंसर हो गया शुद्ध कौन सा इसमें? बी। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है? दंत्य इसमें कौन सा है? ल। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा? दंत्य वर्ण इसमें कौन सा है? ल और स। तो ये क्या हो गया? स। प फ ब म डैश व्यंजन होते हैं। ये प फ ब वाली लाइन कौन सी होती है? होस्ट है। हिंदी की बै ध्वनि है। हिंदी की बै ध्वनियाँ कौन सी हैं? ये होस्ट है ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ वाली लाइन कौन सी है? यह र ल व। तो ये बै स्पर्श व्यंजन है, ना कि अंतस्थ। निम्नलिखित हिंदी वर्णमाला की बै ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला की बै ध्वनि क्या है? होस्ट प फ ब ब। ये क्या है? होस्ट है। निम्नलिखित में से एक होस्ट ध्वनि है। होस्ट ध्वनि कौन सी है? प फ ब ब। ये क्या है? हमारा आंसर होगा इसमें ए। वह व्यंजन है, वह क्या है? यह र ल व। ये क्या है? अंतस्थ। और यह और वह क्या है? अर्धस्वर भी है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है? पै से लेकर मैं तक, लेकिन यह क्या है? अंतस्थ। तो हमारा आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से संयुक्त कौन सा नहीं है? संयुक्त कौन सा नहीं है? ये अक्सर तरह ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, लेकिन यह क्या है? अंतस्थ। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वह। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यह। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण कौन से हैं? स है। ये क्या है? ऊष्म। ये याद करने की ट्रिक बताई थी, स क्योंकि कई बार ये भी पूछा जा सकता है कौन सा स पहले आता है। तो ये 242। ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? स और है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा? संयुक्त व्यंजन कौन सा? क्या? तो हमारा आंसर हो गया बी। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। अक्सर क्या और श्रेय क्या है? संयुक्त व्यंजन। और स्वर कौन से थे? यदि कई बार संयुक्त स्वर पूछा जाए तो वो ए, आई, ओ और औ। ये क्या है? दीर्घ संयुक्त स्वर। अक्षय वर्ण व्यंजन व्याकरण के अनुसार है ये संयुक्त व्यंजन। अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है? ये किसके योग से बनता है? क और स। तो हमारा आंसर हो गया ए। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ये किसके योग से बना है? ज और यह। तो हमारा आंसर हो गया बी। निम्न में से अलग प्राण व्यंजन कौन सा? अलग प्राण कौन सा है? ये ग। क्योंकि अलग प्राण को हम कैसे याद रखेंगे?
135 ये क्या है अल्प प्राण और 24 ये क्या है महाप्राण। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण के लिए हमने क्या देखा था 1, 3 और 5। तो इसमें देख लेते हैं कि 1 नंबर पे कौन सा आता है च, तो हमारा आंसर हो गया सी, क्योंकि ख और फ ये किस नंबर पे आते हैं 2 पर, तो ये 3 क्या है महाप्राण। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह हम देख लेते हैं। देखिए ये पहले नंबर पे, ये तीसरे पे और ये 5वें पे, तो हमारा आंसर हो गया बी। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है त, तो हमारा आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए आ, क्योंकि सभी स्वर क्या है अल्प प्राण, और क ग ये भी क्या है अल्प प्राण, तो हमारा आंसर हो गया ए और बी दोनों। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा क्या होते हैं? ये 2 और 4 क्या होते हैं महाप्राण, तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण इसमें ध्वनि कौन सी है? देखिए दूसरे और चौथे नंबर पर कौन सा वर्ण आता है? ये क ख ग ग, तो ये हमारा आंसर हो गया सी। इनमें महाप्राण ध्वनि कौन सी है? महाप्राण ध्वनि कौन सी है इसमें? ये हमारा आंसर हो गया सी। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? महाप्राण कौन से थे? ये 24 वाले। जैसे ख ख ये दूसरे नंबर पे है, छ छ छ ये भी दूसरे नंबर पे, ट ठ ये भी दूसरे नंबर पे, तो हमारा आंसर हो गया ए। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ये दूसरा और चौथा। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण कौन से थे? दूसरा और चौथा, तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ये 4 नंबर पर ये आता है क ख ग घ। दिए गए महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण कौन सा है? ये प फ ब ब, ब कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे, तो हमारा आंसर हो गया सी। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? ये स ये क्या है अघोष, लेकिन है क्या है? ये सघोष है। ये काफी याद रखने वाली चीज है, क्योंकि हम स सभी ये उस व्यंजन है, इनको क्या सोचेंगे कि ये अघोष में, लेकिन है क्या है? सघोष। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा है? क, क्योंकि अघोष कौन से थे? 1 2। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा है? 1 नंबर पे क्या है? च। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा? अघोष कौन सा है? ये प, तो हमारा आंसर हो गया ए। कौन वर्ण घोष नहीं है? इसमें पूछा गया कि वर्ण घोष नहीं है, ये है र और त, र और स, तो हमारा आंसर हो गया ए और सी। निम्न में से घोष वर्ण कौन है? कौन सा है घोष वर्ण? इसमें छ छ ज ज, तो ये क्या है घोष वर्ण? ये 3 नंबर पे आएगा, 3 4 5 ये क्या थे? घोष वर्ण, क्योंकि च पहले पे है, ट भी पहले फर्स्ट पे और ट भी फर्स्ट नंबर पे, तो हमारा आंसर हो गया ए। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा? पैफ है, ब कौन से नंबर पे आ गया? 3 नंबर पे। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? नहीं कौन सा है? ये उत्सित, क्योंकि सघोष उसम और पार्श्विक के क्या है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन के वर्गीकरण है, लेकिन उत्सित कौन से हैं? ये ढ और ढ, ये क्या है? उत्सित। देखिए ये देख लेते हैं हम, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर के आधार पर विवरित स्पृष्ट ईसत और ईसत स्पृष्ट, बाह्य घोष और सघोष। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष कौन सा इसमें? ये क पहले नंबर पे, च पहले नंबर पे और ख दूसरे पे और ग तीसरे पे। हमने देखा था कि घोष का क्या था सूत्र? 3 4 5, तो हमारा आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष कौन सा इसमें? त थ द, तो 345 क्या था? घोष, तो ये तीसरे नंबर पे। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी कौन सा इसमें है? स है, ये क्या है? व्यंजन संघर्षी। स है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उसम संघर्षी व्यंजन। निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है? पार्श्व ध्वनि कौन सी है? ल, और र क्या है? लुंठित ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्व है? पार्श्व कौन सा है? ल। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? कौन से वर्ग में आते हैं? ये स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? इसमें कौन सा है? क च प द, क्योंकि ये स्पर्श कितने होते हैं? 25। इसमें है जो ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आता, यह स कौन से हैं? अंतस्थ, और इसमें भी है और स गलत है, तो हमारा आंसर हो गया सी। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, तो हमारा आंसर हो गया ए। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है, स्पर्श व्यंजन के कौन सा उदाहरण है? त थ ध द, तो हमारा आंसर हो गया सी। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें पूछा गया है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? फ संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये स्पर्श व्यंजन में आता है, और ये क्षेत्र ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, तो हमारा आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन इसमें कौन सा नहीं है? च छ ज, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन टवर्ग वर्ग में नहीं है? टवर्ग वर्ग में ट ठ ड ड, तो ये द क्या में गया? टवर्ग में, तो हमारा आंसर हो गया सी। कौन स्वर नहीं है? स्वर नहीं है ब क्या है? व्यंजन, तो हमारा आंसर हो गया डी। शब्दकोश में शब्द क्रम संबंधी प्रश्न, क्योंकि शब्दकोश से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा आता है? क के बाद कौन सा आता है? अक्ष, क्योंकि इसका हम वो देख लेते हैं वर्ण विच्छेद क प्लस स, तो पहले क आएगा पूरा और उसके बाद ये, तो शब्दकोश में किसका नंबर आता है? पहले क के बाद अक्ष। ये भी देख लेते हैं, य का किसके बाद आता है? जय, जय के बाद आता है ये जय प्लस में यह जय और ख का इसके बाद में। तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? देखिए री 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 री, ये सभी में सेम है, तो ये सभी काट देंगे हम और फिर देखते हैं। ये ढ बाद में आता है और क, अक्ष क प्लस में स, क्योंकि ग भी बाद में आएगा, ढ भी, तो हमारा आंसर हो गया बी। इसका आंसर क्या हो गया? बी। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? सबसे पहले कौन सा आता है? देखिए आ, ये तो कट गए दोनों, और ये इनसे पहले क्या आएगा? आ से जो चंद्रबिंदी वाला, तो इसमें भी आ है और इसमें भी आ, लेकिन ख पहले आता है, च बाद में, तो हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा? आँख, तो हमारा आंसर हो गया ए। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह? अयोगवाह कितने हैं? 2। कौन कौन से? अंग और अ। ये क्या है? अयोगवाह। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, क्या कहते हैं? अयोगवाह, तो हमारा आंसर हो गया डी। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता? ये कौन सी है? अंग और अ, ये अयोगवाह है। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है? इनका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, ये ठीक है। अनुस्वार नासिक के व्यंजन होते हैं, ये भी ठीक है। इसे ऐसे बिंदी लगा के रूप में दर्शाया जाता है, ये भी ठीक है। ये चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, ये गलत है, क्योंकि तत्सम शब्दों में क्या है? अंक की बिंदी का प्रयोग किया जाता है, और चंद्र बिंदु का प्रयोग किसमें किया जाता है? तद्भव शब्दों में। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। अंग है, व्याकरण के अनुसार क्या है? ये अनुस्वार। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को। ये ज्यादातर संस्कृत या विसर्ग संधि में प्रयोग होता है। ध्वनि, जब एक ही ध्वनि को द्वि तब हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियां। उच्चारण की दृष्टि से समलंब ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? समलंब ध्वनि कौन सी है? संप्रीकृत, क्योंकि ये युग्मक ध्वनि नहीं है, संयुक्त नहीं है और द्वित्व भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया इसका ए। यदि हमें ये क्वेश्चन ना भी आए तो हम इन्हें पहले काट सकते हैं कि समलंब में न तो युग्मक है, न संयुक्त और न द्वित्व, तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? च छ, च क्या है? तालव्य तो है, लेकिन ये महाप्राण नहीं। महाप्राण कौन से थे? 2 और 4, ये क्या है? अलग प्राण, तो हमारा आंसर हो गया च क ए, क्योंकि ख क्या है? महाप्राण भी और कंठ भी। त अलग प्राण दंत, ये भी ठीक है। मैं होस्ट और सगोश, ये भी ठीक है, तो हमारा आंसर, क्योंकि इन्होंने अशुद्ध पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो गया ए। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। इनमें कौन सी देवनागरी लिपि का की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी की वर्ण ध्वनि कौन सी नहीं है? कंठ ध्वनियाँ भी है, मूर्धन्य भी है, दंतावष्ट भी, लेकिन हमने इतने उच्चारण पढ़ लिए, लेकिन हमने ग्रीवा कहीं भी नहीं पढ़ा। यदि हमें इसका ऑप्शन ना भी आए तो हम ये देख सकते हैं कि कंठ ध्वनियाँ भी है, मूर्धन्य भी है, दंतावष्ट भी, लेकिन ग्रीवा ध्वनि नहीं थी, तो हमारा आंसर हो गया ए। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि। वर्ण संबंधी महत्वपूर्ण देख लेते हैं प्रश्न। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? देखिए कक्षा में क्या है? अक्षर संयुक्त व्यंजन, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? क प्लस स प्लस अ, तो ये क्या हो गया? कक्षा, तो ये क्या हो गया? सी। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा? नासिक्य व्यंजन कौन सा है जो स्पर्श व्यंजनों के लास्ट में आता है? वो क्या है? नासिक्य व्यंजन, तो हमारा आंसर होगा इसमें बी। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र व्यंजन मात्र में है, मुर्दा में भी, कर्म में भी, लेकिन मातृभूमि में ये क्या है? मैं आ त, और ये मात्रा जो है ये र की नहीं बल्कि ये क्या है? री, तो हमारा आंसर हो गया डी, मातृभूमि। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अ आता है जिन्हें, उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। अनुस्वार कौन सा है? अनुस्वार अयोगवाह, और अयोगवाह जो बाहर से आया हुआ है ये ऐसे वाला, और अनुस्वार ये वाला, और अंतस्थ या ल वह, तो बच गया हमारा ये डी वाला, तो हमारा आंसर हो गया डी। वह का उच्चारण स्थान है, वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत होष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। 2 महाप्राणों व्यंजनों का उच्चारण एक साथ कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि महाप्राण कौन से हैं? 2 4, इसके बीच में जो 3 है वो क्या हो गया? अलग प्राण, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया इसका ए।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? इसमें सही देख लेते हैं कौन सा। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि, हाँ ये ठीक है। वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है, ये भी ठीक है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो हमारा आंसर होगा इसमें बी। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण इसमें कौन सा है? मैं, क्योंकि ये पंचम अक्षर है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए। ये द प्लस री प्लस ग प्लस है, ये क्या हो गया? दीर्घ। तो हमारा आंसर हो गया ए। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए। उद्यान उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए। तो ये किस में है? सी में। तो हमारा आंसर हो गया सी। काकल्य वर्ण कौन सा? काकल्य वर्ण कौन सा है? इसे ऐसे भी यूज किया जाता है, तो वो कौन सी ध्वनियाँ होती है? काकल्य। तो हमारा आंसर हो गया सी। र का विवरण है। र के बारे में क्या क्या है? र क्या है? वर्तस्य, लुंठित और सघोष और अलपप्राण। तो हमारा आंसर होगा इसमें ए। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी गई है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता अर्धस्वर कौन सा है? यह और वह। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि किस में है? स्पर्श में क से लेकर मैं तक, ये सभी ही क से लेकर मैं तक है। तो कंठ ध्वनि कौन सी है? क ख ग ग। तो ये सभी कंठ ध्वनियां भी हैं। अब हम अघोष और महाप्राण देख लेते हैं। अघोष 1 3 5। अब 1 3 5 में हम अघोष कौन से हैं? 1 2। 1 2 में तो हम इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। महाप्राण कौन सी है? 2 और 4। तो ये भी कट गया। तो हमारा आंसर आ गया सी। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि। तो हमारा आंसर हो गया बी। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये किसके बाद आता है? क के बाद। तो हमारा आंसर हो गया ए। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं अर्थात स्त्रीलिंग है। जय आ तो स्त्रीलिंग है लेकिन जय नहीं। जय ट ये भी गलत है, ये भी गलत है। ई और री का उच्चारण स्थान स्त्रीलिंग में होता है। तो हमारा आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग किसमें हुआ? वृष्टि, क्योंकि इसमें भी रह है, इसमें भी रह और इसमें भी रह। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है? सवर्ण नहीं अर्थात व्यंजन है। ये कौन सा होगा? हमारा डी। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका क्या स्थान है? उनका क्या स्थान है जिनमें उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है? ये हमसे डेफिनेशन पूछी गई है। तो हमारा आंसर होगा इसमें सी, ये कांकल्य। देखिए इसे है भी कहते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ये वर्ण विच्छेद। तो हमारा आंसर हो गया बी। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री किस में नहीं है? आज में आ है। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? वर्तस्य। देखिए वर्तस्य की डेफिनेशन पूछी गई है। ये विराम चिन्ह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम वर्ण के ही और क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 33। देखिए KVS में पूछा गया है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, कुल व्यंजन कितने हैं? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। अब यहाँ पे ध्वनि नहीं दिया गया तो हमारा आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला नहीं है? वर्णमाला अर्थात क वर्ण तालव्य नहीं है। ये सभी क्या है? तालव्य। ये देखिए क्वेश्चन कितना घुमा फिरा कर पूछा गया, क्योंकि वर्णमाला में तो सभी आते हैं लेकिन इसमें ये ध्वनियाँ अलग अलग दी गई हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? स्वर कितने हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? वर्ण कितने हैं? 52। वर्ण के प्रकार होते हैं। वर्ण के प्रकार कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो हमारा आंसर हो गया डी। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर। तो हमारा आंसर हो गया बी। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? अलप प्राण। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ये कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री।
देखिए इतने क्वेश्चन करने के बाद तो मुझे नहीं लगता भाई आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? अ। निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा? इसमें ई, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? ई, उ और री, ये क्या है? 3 मूल दीर्घ स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? आ, ई, उ, ये मूल दीर्घ स्वर है, लेकिन वो क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर कौन सा? प्लुत स्वर कौन सा? इसमें ओम। किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किस में लगता है? प्लुत में, क्योंकि इसमें 3 गुना समय लगता है। इसका निशान ऐसे है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आता? विपरीत, क्योंकि ये मुख के खुलने के आधार पर भेद है। ये मुख के द्वार खुलने के आधार पर कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से, विपरीत, अर्धविपरीत, अर्धसंवरित और संवरित। लेकिन जीव के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 3, अर्घ, पश्च और मध्य। मध्य स्वर क्या? मध्य स्वर कौन सा है? ए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है? ये पश्च संवरित स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवरित है? कौन सा है? ये ई, क्योंकि ये स्वर संवरित कौन से होते हैं? ई, ई, उ। अर्धविपरीत स्वर कौन सा? अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? आई। आई और ओ क्या है? ये अर्धविपरीत स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? उ क्या है? मूल दीर्घ स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और तालव्य ए प्लस ई। ए क्या हो गया? कंठ है, और ई क्या हो गया? तालव्य। तो ये क्या हो गया? कंठ तालव्य, ये मिलकर बन गया ए। तो हमारा आंसर हो गया डी। ए, आई का उच्चारण स्थान क्या है? ए प्लस ई, ये क्या होगा? कंठ तालव्य। तो हमारा आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता किसमें है? संभावना, संभालना। संभालना में क्या है? अनुनासिकता। ये चंद्रबिंदु क्या है? अनुनासिकता। अनुनासिकता स्वर वाला शब्द है। अनुनासिकता वाला कौन सा है? पाँव। तो हमारा आंसर हो गया सी। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता कौन से शब्द में है? ये कंटीला। कंटीला में देखिए ये कै के बाद ऐसे लगा हुआ है, ये कंटीला। ये जैसे हम बोलेंगे तो ये नया की साउंड दे रहा है। तो हमारा आंसर हो गया सी। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मात्रा। तो हमारा आंसर हो गया ए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। तो हमारा आंसर हो गया बी। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? वर्ण का। तो हमारा आंसर हो गया सी। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप ग्रेफिम। समरूप ग्रेफिम। देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसकी वो देख लेते हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होते हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं आता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर की समरूप ग्रेफिम कही जाती है। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण है? ये कंठ होस्ट है, क्योंकि ए प्लस उ को मिलाकर क्या बनता है? ओ। तो ए की साउंड क्या होगी? कंठ है, और उ की होस्ट है, तो ये क्या हो गया? कंठ होस्ट है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु किसका है? ए और आई का। तो हमारा आंसर होगा डी। कंठ तालव्य कौन सा? कंठ तालव्य ए और आई। आई के उच्चारण स्थान कौन सा? कंठ तालव्य। स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा? कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये क्या है? स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक स्वर। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से हैं? हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो हमारा आंसर होगा इसमें डी। हिंदी के अगर अवृत्ताकार संवरित स्वर ध्वनि कौन सी है? अर्घ भी और अवृत्ताकार भी, संवरित भी। तो हमारा आंसर हो गया बी। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? र क्या है? ये व्यंजन। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और आ स्वर हैं। ए और आ क्या है? कंठ है। व्यंजन। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क, ख, घ, ये क्या है? कंठ ध्वनियां। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? ए और आ। तो हमारा आंसर होगा बी। निम्न में से कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण कौन सा है? ए, आ और है। ये विसर्ग क्या है? कांकल्य का देने और कंठ भी। तो हमारा आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? क, ख, कंठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि इसमें है, क्योंकि है कंठ भी और कांकल्य भी। तालव्य व्यंजन।
च छ झ झ ञ का उच्चारण स्थान होता है तालु से। हिंदी व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? च छ झ। तो हमारा आंसर होगा सी। स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान तालु। से ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये तालु। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य ध्वनि कौन सी है? से। च वर्ग ध्वनियां निम्न वर्ग में आती हैं, ये किस में आती हैं? तालव्य। ई च छ झ ञ ये क्या है? तालव्य। तो हमारा आंसर हो गया सी। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है? च छ झ ये क्या है? तालव्य। तो बी इसका आंसर ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है, ये क्या है? तालव्य। तो हमारा आंसर हो गया ए। यह का उच्चारण स्थान है यह, और स का क्या है? तालु। इसे यस लिखकर भी याद रखा जा सकता है। हिंदी की स ध्वनि है, ये कौन सी है? तालव्य। मूर्धन्य व्यंजन देख लेते हैं। ढ का उच्चारण स्थान है, ये क्या है? मूर्धन्य। क्योंकि देखिए टवर्ग में भी ट से आएगा और ये मात्रा है, और री में भी। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं ट ठ ड ड। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनियां नहीं है? ट ठ ड। तो हमारा आंसर हो गया डी। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? व्यंजन किस प्रकार के मूर्धन्य? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अर्थात हमें गलत देखना है। च कंठ ध्वनि ये भी ठीक है, स तालव्य ये भी ठीक है, स मूर्धन्य ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला स दंत्य नहीं है, दंत्य है नहीं, अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध देखना, ये क्वेश्चन दोबारा देखिए। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स दंत्य ध्वनि है, ये ठीक है, ए हमारा ठीक है। च तालव्य है, और ये वाला स ये वाला स है जो ये तालव्य है, और च तालव्य है, और ये वाला स है जो ये मूर्धन्य है। तो हमारा आंसर हो गया ए। तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तय की का कौन सा है? नासिक। ये क्या है? दंत्य है। तो हमारा आंसर हो गया बी। थ किस वर्ग का व्यंजन है? थ किस वर्ग का व्यंजन है? त थ द ये किसका है? दंत्य। तो हमारा आंसर हो गया सी। तय का उच्चारण स्थान होता है, तय का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंत्य। त थ द। निम्न में से दंत्य वर्ण है, दंत्य वर्ण कौन सा है? त थ द। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, द का क्या होता है? दंत्य। तो हमारा आंसर हो गया बी। निम्न में से दंत्य ध्वनि है, दंत्य ध्वनि कौन सी है? ल। ल और स। ल और ये वाला स क्या है? ये दंत्य। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? दंत्य। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि त थ द। प फ भ भ म ये क्या है? होष्टय व्यंजन। निम्न में से होष्टय वर्ण कौन सा है? ये उ और उ, ये क्या है? होष्टय। हिंदी की होष्टय व्यंजन ध्वनियां हैं, होष्टय व्यंजन ध्वनियां कौन सी है? प फ ब भ। तो आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से होष्टय ध्वनि नहीं है। प फ ब ब म ये होष्टय है, लेकिन च क्या है? तालव्य। हिंदी की ब ध्वनि है, ब क्या है? होष्टय ध्वनि। तो आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल। यह र ल ये क्या है? अंतस्थ। इनमें से अंतस्थ वर्ण है य र ल व। तो आंसर हो गया ए। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? य र ल व ये अंतस्थ है, लेकिन व क्या है? स्पर्श व्यंजन। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? य और व। सही कथन चुनिए। य और व ध्वनियां क्या है? अर्ध स्वर। तो हमारा आंसर हो गया ए। अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ य र ल व। तो हमारा आंसर हो गया सी। अर्ध स्वर है य और व क्या है? अर्ध स्वर। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? यह क्या है? अंतस्थ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। तो हमारा आंसर हो गया बी। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य र ल व। तो हमारा आंसर हो गया सी। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा? य र ल व। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये स है, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो हमारा आंसर होगा डी। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ये ड क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो हमारा आंसर होगा सी। स है, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो हमारा आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा? ऊष्म व्यंजन स है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है यह र ल व क्या है? अंतस्थ। तो आंसर होगा डी। ऊष्म वर्ण है स और है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो आंसर हो गया ए। उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हैं? ये किस प्रकार के हैं? ऊष्म। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स और है। तो हमारा आंसर होगा डी। त्र किस वर्णों के सहयोग से बना है? त और र। तो हमारा आंसर हो गया बी।
अक्षय वर्ण किस योग से बना है? क और स के योग से। तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है श्र, क्योंकि ये स और र के योग से बना है। संयुक्त व्यंजन ध्वनि है, संयुक्त व्यंजन ध्वनि ज और य। तो हमारा आंसर हो गया बी। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया बी। श्र एक संयुक्त व्यंजन है, ये किसके योग से बनता है? स और र के। तो हमारा आंसर हो गया सी। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? नहीं है, नासिक क्या पंचम अक्षर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया डी। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो हमारा आंसर हो गया बी। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द इसमें कौन सा है? अदक है, ये आरी की आरी, तो ये कौन सा? बी, क्योंकि इसमें किसी में भी व्यंजन गुच्छ नहीं है। अलपप्राण वर्ण, निम्न में से अलपप्राण व्यंजन कौन सा? अलपप्राण कौन सा है? अलपप्राण कौन से होते हैं? 1, 3, 5 और महाप्राण 2 और 4। तो हमारा आंसर हो गया बी। निम्न में से कौन एक अलपप्राण ध्वनि है? अलपप्राण ध्वनि कौन सी है? क। तो हमारा आंसर हो गया ए। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? अलपप्राण। इनमें से कौन व्यंजन अलपप्राण है? अलपप्राण कौन सा? 1, 3, 5। तो हमारा आंसर हो गया सी। जो व्यंजन अलपप्राण नहीं है, महाप्राण कौन सा? इनमें ख। तो हमारा आंसर हो गया ए, क्योंकि 2, 4 क्या है? 2, 4 क्या? ये महाप्राण। महाप्राण वर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गोस महाप्राण है? गोस महाप्राण कौन सा ये है? निम्नलिखित में से गोस महाप्राण है, गोस भी और महाप्राण भी, ये कौन सा है? ख। तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ होता है, ये हमारा गलत है, क्योंकि दो का उच्चारण एक साथ कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि महाप्राण कौन से थे? 2 और 4। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? ये च, छ, ज। ज इस नंबर पे आता है 1, 3 और 5। तो हमारा आंसर हो गया सी। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ये चौथे नंबर पे आता है। तो हमारा आंसर हो गया सी। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, महाप्राण वर्ण वाला समूह कौन सा? ख, छ और ठ। तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? महाप्राण कौन से थे? 2 और 4। तो हमारा आंसर हो गया डी। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन। तो हमारा आंसर हो गया ए। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? दूसरा और चौथा। तो हमारा आंसर हो गया सी। हिंदी में स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन। क व्यंजन है, क क्या है? अघोष। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा है? ये च। तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो हमारा आंसर हो गया ए। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा? इसमें स। स क्या है? अघोष। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? प। तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? ग अघोष है, फ अलपप्राण, ठ स घोष है, लेकिन ये वाला स क्या है? ये वाला हमारा सम्मिलित है, स उस व्यंजन ही है। तो हमारा आंसर हो गया ग। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? बिना टकराए बाहर आती है ये अघोष में, क्योंकि बिना टकराए तो अघोष में, और टकरा कर आती है वो सघोष में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष। सघोष वर्ण कौन सा है? ब। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा? ये ज। तो हमारा आंसर हो गया ए। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? ये 52। वह वर्ण है, वह वर्ण कौन सा? दंत होष्ट है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजनों से क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ये क्या है? अयोगवाह। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अर्घ, मध्य और पश्च। अर्घ में कौन सा आता है? ए। और मध्य में कौन सा आता है? ए। और अर्घ में कौन सा आता है? ई और ए आई। पश्च में उ ओ औ। और जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4, संवरित, अर्धसंवरित, विवरित और अर्धविवरित। होठों की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के, वृत्त मुखी और अवृत्त मुखी। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं है? अंग और अ।
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा? अयोगवाह वर्ण कौन सा? अंग और अह। इनमें अयोगवाह स्वर है, अंग है। अंग और अह आते हैं, ये किसमें आते हैं? योगवाह में। अंग और अह आते हैं अयोगवाह में, तो हमारा आंसर हो गया सी। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन की ध्वनियों को स्थान दिया है? 11 स्वर और 35 व्यंजन। 35 व्यंजन कौन से हैं? 11, 33 व्यंजन और 2 आगत व्यंजन और 2 अयोगवाह। निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है? पार्श्व ध्वनि कौन सी है? ल। ड और ढ क्या है? ये विकसित वर्ण और इन्हें उत्सित वर्ण भी कहते हैं। च छ झ उदा च छ झ ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पक्षी में कितने व्यंजन हैं? इसमें व्यंजन व्यंजन पूछे गए हैं, तो ये कितने हो गए? 3। किस शब्द में पंचम अक्षर प्रयोग नहीं है? अंगूठी, अंगूठी में अयोगवाह, ये अनुनासिक प्रयोग हुआ है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 स्वर और व्यंजन। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद माने हैं? कितने माने हैं? 2। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? देखिए वह काट देंगे और इसमें वक्त, वक्त में आधा क है, तो हमारा पहले नंबर पे कौन सा आ गया? वह कहते हैं। वक्कर, वक्कर बाद में आएगा दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे ये, और चौथे पे ये, तो हमारा आंसर हो गया। इन्होंने पहले पे पूछा तो वक्त। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान के बिना हम पढ़ नहीं सकते, तो हमारा आंसर होगा डी। र और मैं का रूप है। र इसमें आधा है और मैं पूरा है, तो ये बन गया हमारा सी। क्योंकि जब वर्ण पूरा होगा तो वही अपने सर पे बिठा सकता है। ये नीचे इसमें है और इसमें भी नीचे है, तो ये दोनों गलत है, तो हमारा आंसर होगा सी। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? अनुनासिक। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? यह का सूचक नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या है? पंचम अक्षर। इनमें कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ये कौन सी नहीं है? ग्रीवा, ग्रीवा इसमें नहीं आती। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण होष्ट ध्वनि है। महाप्राण होष्ट ध्वनि कौन सी है? ये 2 और 4, का आंसर हो गया ए। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है दंत होष्ट, स्पर्श, अलग प्राण, घोष और निर्नुनासिक, तो हमारा आंसर हो गया बी। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? क अलग प्राण है, घोष, स्पर्शी और कंठ ध्वनि, तो हमारा आंसर हो गया ए। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए हैं? स्वर, काल, स्थान, पर्यटन और अनुप्रदान, तो हमारा आंसर हो गया डी। वह का उच्चारण स्थान है। वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंत होष्ट है। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? वर्तस्य, तो हमारा आंसर हो गया इसमें डी। दंत होष्ट ध्वनि कौन सी है? दंत होष्ट ध्वनि कौन सी है? वह। हिंदी शब्दकोश व्याख्या का क्रम किस क्रम में के बाद आता है? वो किसके बाद आता है? क के बाद। प्र का में पूर्ण वर्ण है। प में पूर्ण वर्ण कौन से हैं? र, क्योंकि र पूरा है तभी तो वो पै को अपने ऊपर बिठाए हुए हैं। ये हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पै लंगड़ा है और र पूरा है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र किस में नहीं है? मातृभूमि में। उत्सिक्त व्यंजन छाटे उत्सिक्त व्यंजन कौन से हैं? ढ और ढ, ये वाला ढ और ढ, ये क्या है? उत्सिक्त व्यंजन। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ। निम्नलिखित में से अघोष अलग प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष और अलग प्राण कौन सी है? ये एक और क और त, तो हमारा आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ये ध, तो हमारा आंसर होगा बी। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगता है हलंत, तो आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ये स्पर्श संघर्षी कौन सा? ज, छ, ज, ज, तो हमारा आंसर हो गया ए। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में आते हैं? ये कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन में आते हैं, तो हमारा आंसर हो गया सी। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? व्यंजन संघर्षी है, तो हमारा आंसर हो गया सी। संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन कौन सा है? अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। अर्ध स्वर कौन से हैं? यह और वह, तो हमारा आंसर हो गया सी। र का विवरण दीजिए। र क्या है? वर्तस्य, लुंठित, सघोष और अलपरण, तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्न में से कौन सा व्यंजन लुंठित है? लुंठित तो र है और पार्श्व क्या है? तो इन्होंने पार्श्व पूछा, तो हमारा आंसर हो गया सी। इनमें कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? दीर्घ मात्रा वाला कौन सा है? बैल और बेल। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, ये कौन सी है? ख। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा जाता है? कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2। हिंदी वर्णमाला में छ और ढ के बीच ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? ये कौन सा आता है? ये
अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म कितने होते हैं? 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। तो हमारा आंसर हो गया 8। तो हमारा आंसर हो गया बी। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ये अक्ष है, क्योंकि यह द क और प्लस स होता है, तो शब्दकोश में ये डी हमारा ठीक है। कंकल्य वर्ण कौन सा? कंकल्य वर्ण कौन सा है? मानक रूप वाला वर्ण है, वर्ण नहीं है, भगत। उच्चारण की दृष्टि से समलम ध्वनियों का कौन सा वर्गीकरण है? ये समलम वाला संप्रीकृत। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। हमारा आंसर हो गया बी। वह व्यंजन है, वह व्यंजन क्या है? अंतस्थ। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता, ये न और न दोनों इकट्ठे एक ही वर्ण के हैं, तो ये युग्मक ध्वनियां। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है वर्ण विच्छेद। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, वह ध्वनि क्या है? दंतोष्ठ। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ कौन सी है? वह। तो हमारा आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी है? छ छ झ झ। तो हमारा आंसर हो गया ए। ढ और ढ क्या है? ये मूर्धन्य और उत्सिप्त ध्वनियां है, तो हमारा आंसर हो गया बी। कुछ क्वेश्चन और हो गए, रह गए और देख लेते हैं।